बच्चों, पॉलिटेक्निक वाला क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग सिलेबस 12 का फिजिक्स का देख चुके थे। आज हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं, बहुत ही मशहूर टॉपिक जो आपको इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में। आइए उस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। हम दिखा रहे हैं कि 12 का फिजिक्स का हम शुरुआत कैसे करेंगे। तो देखिए 12 का जो फिजिक्स है वो इस प्रकार की दो भागों में बटा हुआ है। एक है भाग 1 और एक है भाग 2। भाग 1 में भी बहुत सारे चैप्टर हैं, भाग 2 में भी बहुत सारे चैप्टर हैं। तो जो भाग 1 का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी भाग 1 के पहले चैप्टर को लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, कैसे इसमें काका चीज़ के बारे में हमको अध्ययन करने के लिए ज़रूरत है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसे हम स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका इंग्लिश में नाम है और इसी का हिंदी में नाम क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। तो देखिए कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, कि नाम ही देखिए, अगर स्थिर वैद्युतिकी का आप नाम देखते हैं तो नाम के आगे लगा हुआ है स्थिर, यानी कि वैसा अध्ययन जिसमें जो इसका आवेश हो वो स्थिर रहे, आवेश स्थिर रहे और स्थिर अवस्था में ही वह अपना इफेक्ट आसपास डाले और इससे संबंधित चीज़ें के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की डिफिनेशन हम इस प्रकार देंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेश स्थिर अवस्था में होता है और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। अब आपको हम दिखाते हैं कि आवेश स्थिर होते हुए कैसे अपना इफेक्ट आसपास में डालता है। आपको हम एक जो आप 10 में पढ़ के आए हैं वहीं पर से हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके बीच, कि जो आप 10 में पढ़ करके आए हैं उसी से संबंधित एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। टेन में आप पढ़े होंगे कूलाम का नियम। क्या चीज का नियम? कूलाम का नियम। ये जो कूलाम का नियम पढ़े ना, इसमें क्या होता था कि आवेश स्थिर रहता था और इससे संबंधित घटना के बारे में अध्ययन करते थे। यानी कि जो कूलम का नियम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही हिस्सा है जो आप 10 में पढ़ के आए हैं। हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा कैसे, कि अगर हम क्या करते हैं, कूलम के नियम में दो आवेश लेते हैं, एक का नाम है Q1 और एक का नाम है Q2। दोनों के बीच में दूरी कितना दे देते हैं, R। दोनों के बीच में दूरी क्या है, R। और अब पढ़े होंगे कि दो आवेश है, दोनों के बीच में दूरी R है, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं F। लगने वाला जो बल का मान आप पढ़े होंगे F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो आप देखिए कि ये आवेश दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। और ये क्या है, फिक्स दूरी है, यानी और अब घटने बढ़ने वाला नहीं है। और ये जो आवेश है ये अपने जगह पर यानी कि स्थिर है। अगर ये गति करेंगे तो दूरी का मान घटे बढ़ेगा, यानी कि आवेश स्थिर है और इस दोनों के बीच में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। दोनों के बीच में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। यानी कि स्थिर है फिर भी बल लग रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हो रहा है, कोई ना कोई घटना घट रहा है। तो इसके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो इसी को बोलेंगे हम स्थिर वैद्युतिकी। यानी कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेश स्थिर अवस्था में होता है और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का एग्जाम्पल आपके सामने दे दिए। देखिए स्थिर वैद्युतिकी है जो आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है आपके 12 एग्जाम में, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। स्थिर वैद्युतिकी देखिए फिजिक्स की एगो शाखा है, तो इसके यानी कि इसके अंतर्गत भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ने मिलेंगे आपको। तो देखिए उन्हीं सब चैप्टर को हम आपके बीच दिखा रहे हैं। देखिए स्थिर वैद्युतिकी में आपका 4 लेसन है। पहला है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। पहला लेसन है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा है गॉस की प्रमेय यानी कि गॉस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हर बार मतलब हर 2-3 साल के गैप पर 5 नंबर का 12 में आते ही रहता है। दूसरा है विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला है विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत चनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर। देखो यहाँ भी स्टैटिक लगल है, यानी कि इसमें है ही कि आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, और उससे संबंधित घटना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप हम लोग इसका पहला लेसन पर बात करते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो देखिए कि विद्युत आवेश क्या है और विद्युत क्षेत्र क्या है। आप इसको अगर देखेंगे तो लगेगा कि दो टॉपिक है, एक है विद्युत आवेश और एक है विद्युत क्षेत्र। ये 2 टॉपिक को कंबाइन करके एक लेसन बनाया गया है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो हम इसको आज अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग पहला बात ले रहे हैं विद्युत आवेश, यानी कि 2 टॉपिक में से आज पहला टॉपिक लेंगे हम लोग विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे कि आवेश क्या है, आवेश को बारे में हम कैसे अध्ययन करते हैं। देखिए आवेश किसे कहते हैं? आवेश कहते हैं कि कोई भी पदार्थ का जो आवेशित होने का है ना, उसके अंदर प्राकृतिक से ही पहले से ही गुणधर्म है कि वो आवेशित हो सकता है। जैसे आप सुने होंगे कि कोई भी वस्तु है तो उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, तो उसी प्रकार से आवेश है कि कोई भी वस्तु है तो उसके अंदर एक क्षमता होगा आवेशित होने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। यानी कि आवेश क्या है कि पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण कोई वस्तु दूसरा वस्तु को या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। तो इस गुण को हम आवेश कहते हैं। अगर कोई पदार्थ में यह गुण विद्यमान है कि किसी वस्तु को या तो आकर्षित करता है या तो वह किसी वस्तु को विकर्षित करता है। आकर्षित करना मतलब चिपक जाना और विकर्षित करना मतलब एक दूसरे से दूर हटना। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वस्तु में आवेश का गुण विद्यमान है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। आवेश को क्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। आवेश को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? क्यू द्वारा। इसका एक और मात्रक है, आवेश का एक अलग मात्रक है जिसका नाम है एम्पियर सेकेंड। क्या नाम है? एम्पियर सेकेंड। देखिए आवेश का फार्मूला भी है। आवेश का फार्मूला है आवेश बराबर फार्मूला है धारा गुने समय। आवेश बराबर धारा गुने समय। यानी आवेश क्या है कि जितना धारा उसमें प्रवाहित करेंगे और जितना देरी तक प्रवाहित करेंगे, ये दोनों के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। यानी आवेश को Q से लिखा जाता है। Q बराबर होता है फार्मूला धारा को I से, समय को T से, तो यहाँ से फार्मूला बन गया Q बराबर IT। अगर इसका हम मात्रक निकालना चाहते हैं तो देखिए I यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। T मतलब टाइम का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड। यानी इसी को अलग से हम इसे लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। ये जो एम्पियर सेकंड हम यहाँ मात्रक लाए हैं, एम्पियर सेकंड मात्रक क्या है? इसी का मात्रक है। आगे देखिए हम इसका बीमा निकालना चाहते हैं कि आवेश का बीमा क्या होगा। आवेश का बीमा क्या होगा? अगर हम देखते हैं कि विद्युत धारा का एम्पियर है तो इसको I लिख सकते हैं। I या इसे A भी लिखा जा सकता है। कोई बुक I लिखेगा, कोई किताब में I लिखा रहेगा। देखिए इसको अगर हम एम्पियर को A लिखते हैं और समय है तो इसको T लिखेंगे। इसको A मात्रक ऐसे भी लिखा रह सकता है, या इसका मात्रक कैसे रहेगा? ऐसे लिखा रहेगा M0 L0 T और A। M0 L0 देखो तो यही आपका बीमा। बीमा रटना नहीं है, बीमा निकालने के लिए आप 11th में सीखे हैं। कैसे सीखे होंगे कि जैसे एम्पियर को A से निरूपित करते हैं, सेकंड को T से निरूपित करते हैं, फिर सबको जैसे इसमें M का वैल्यू कुछ नहीं है तो M का पावर 0 दे दिए, L का पावर 0 दे दिए। तो ये दोनों ही बात सही लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग बातें नहीं है। तो ये अगर आपको कोई पूछ दे कि आवेश का बीमा क्या होगा तो आपको बोलना रहेगा या तो AT बोलिए या M0 L0 T A बोल सकते हैं। ठीक है। देखिए अब एक क्वेश्चन ये है कि आवेश अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि? अदिश राशि। अदिश राशि किसको बोलते हैं? कि जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल का हो परिमाण हो।
दिशा नहीं हो, दिशा इसमें क्या होगा, नहीं होगा, तो उसको कौन राशि बोलेंगे, अदिश राशि। तो बताइए कि जो आवेश है वो कैसी राशि है, तो अदिश राशि है, यानी आवेश है जो स्केलर क्वांटिटी है। अब हम कुछ इस पर और बात करें कि आवेश में क्या क्या गुण पाया जाता है। तो देखिए आवेश के गुण में पहला बात लिखा हुआ है कि आवेश एक संरक्षित राशि होता है। संरक्षित मतलब कि किसी पदार्थ में पहले से ही विद्यमान है, उसमें हम कुछ किए नहीं है, उसमें पहले ही से आवेशित होने का गुण विद्यमान था। यानी कि जिस तरह से कोई वस्तु में द्रव्यमान रहता है ना, जैसे कोई वस्तु है तो उसके अंदर द्रव्यमान निहित होता है, तो उसी प्रकार से उस वस्तु में आवेश क्या होता है, अपने आप से संरक्षित रहता है। दूसरा है कि जिसके पास द्रव्यमान होगा, जिसके पास द्रव्यमान होगा, यह जरूरी नहीं है कि उसके पास आवेश हो ही। यानी कि द्रव्यमान जिसके पास है तो आवेश हो भी सकता है और आवेश नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी वस्तु के पास आवेश है तो यह निश्चित रूप से कहा जाएगा कि उसके पास द्रव्यमान होगा। यही बात यहां लिखा हुआ है कि जिसके पास द्रव्यमान होगा आवेश हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जबकि किसी के पास आवेश है तो निश्चित ही उसके पास द्रव्यमान भी होगा। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी वस्तु के पास आवेश है तो हम आराम से कह सकते हैं कि उसके पास द्रव्यमान भी होगा। लेकिन अगर किसी वस्तु के पास केवल द्रव्यमान है तो अभी हम कहना मुश्किल है कि उसके पास आवेश है कि नहीं है। आवेश हो भी सकता है, आवेश नहीं भी हो सकता है। अगला है कि अगर समान प्रकृति के आवेश रहे। समान प्रकृति कहने का मतलब है कि अगर प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, यानी कि धन आवेश दोनों रहे या ऋण आवेश रहे। तो अगर प्लस प्लस प्रकृति के होगा तो दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा बाबू, विकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, विकर्षण। यानी कि सेम प्रकृति के है तो कैसा बल लगेगा, विकर्षण बल लगेगा। देखिए दो समान प्रकृति के आवेश के बीच कैसा बल लगता है, विकर्षण बल लगता है। अगला देखिए अगर दो समान असमान प्रकृति का, असमान मतलब एगो प्लस है तो एगो माइनस है, या एगो माइनस है तो एगो प्लस है, अगर इस प्रकार के अगर कोई आवेश होगा तो इसमें कैसा बल लगेगा, देखिए अगर दो असमान प्रकृति के आवेश है, असमान प्रकृति का आवेश है तो उनके बीच कैसा बल लगेगा, उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। यानी कि प्लस माइनस है तो दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अगला है कि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश स्थिर है तो उसके अंदर केवल कैसा क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। हम आगे बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है। और फिर गतिमान आवेश अगर उत्पन्न होगा तो वो दोनों आवेश उत्पन्न करता है, विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, दोनों उत्पन्न करेगा। आते हैं हम आपके सामने जो आवेश बताएं, ये आवेश आज के ज़माने का आवेश है। मतलब कि आज हम लोग इसको बारे में स्टडी जो आवेश के बारे में कर रहे हैं ये अभी का थ्योरी है। लेकिन पहले के जो वैज्ञानिक लोग थे वो इतना मतलब एक्टिव नहीं थे, इतना उनके पास नॉलेज नहीं था कि ये अभी बहुत सारे रिसर्च के बाद जो ज्ञान मिला हुआ हम आपके सामने दे रहे हैं। अगला आगे हम टॉपिक ले रहे हैं कि आवेश का इतिहास कैसा रहा, कि मतलब आवेश कैसे कैसे कर करके आपके सामने आज जो आवेश प्रस्तुत है इसके बारे में कौन से वैज्ञानिक ने पहले क्या एक्सपेरिमेंट किए, कैसे खोज करते करते आपके सामने ये आवेश लाया गया है। ये जो आवेश पढ़े हैं ये आज का मतलब मॉडर्न थ्योरी का आवेश है। इसका इतिहास है कि आवेश पहले के लोग, पहले जो वैज्ञानिक थे वो डायरेक्ट इस चीज़ की जानकारी उनके पास नहीं था। तो आते हैं हम आवेश के इतिहास के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग अब पहुंच गए हैं आवेश के इतिहास के पास। अब हेडिंग भी देख रहे होंगे कि आवेश का इतिहास।
देखिए का आवेश के इतिहास के बारे में कहा गया है कि जो आवेश था वो बहुत पहले वैज्ञानिक ने आवेश के बारे में अलग अलग तरह की जानकारी दी है कि आवेश ऐसा था, आवेश ऐसे काम करता है। अभी आपके सामने जो थ्योरी दी है ये भी मॉडर्न आवेश का नॉलेज है। देखिए क्या है, यूनान के एगो दार्शनिक थे। कहाँ के दार्शनिक थे? यूनान के दार्शनिक थे। नाम था उनका थेल्स। क्या नाम था उनको? थेल्स। यूनान के दार्शनिक थेल्स साहब ने 600 ईसा पूर्व की कहानी है। कितना पहले की कहानी है? 600 ईसा पूर्व की कहानी है। इन्होंने क्या किया, एक अंबर नाम के पदार्थ लिए और उसको क्या किए, ऊन से रगड़े। अंबर नाम का पदार्थ देखिए आपके सामने चित्र में दिखाए हुए हैं कि ये कैसा पदार्थ है, अंबर नाम का पदार्थ है। इस अंबर नाम पदार्थ को क्या किए, वो अपने ऊन से ऐसे करके रगड़े। तो रगड़ने के बाद अंबर क्या हुआ, आवेशित हो गया। यानी कि अंबर के पास एक ऐसा गुण आ गया कि अंबर क्या करता था, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को ये अंबर आपस में क्या करने लगा, चिपकाने लगा, यानी कि आकर्षित करने लगा। हम एक चित्र के द्वारा आपको थोड़ा दिखाते हैं। आप लोग ऐसा घर पर कभी किए होंगे। देखिए बचपन में हम लोग ऐसा करते थे कि अगर हम लोग बाल में कंघी करते हैं तो बाल और कंघी के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। और इसी कंघी को अगर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास रखे तो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े को कंघी अपनी ओर क्या करता है, चिपकाने का काम करता है। तो ऐसा ही कुछ काम यहाँ पर देखिए, ऐसा ही मतलब काम हो रहा था यहाँ पे थेल्स नामक वैज्ञानिक के सामने। कि थेल्स नामक वैज्ञानिक ने कहा कि एम्बर को जब ऊन से उन्होंने रगड़ा तो देखा कि एम्बर के पास एक ऐसा गुण आ गया कि एम्बर कागज के छोटे छोटे टुकड़े, धूल, कण इत्यादि को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। दूसरा वैज्ञानिक आए 16वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है? 16वीं शताब्दी की बात है। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, नाम क्या चाहिए उनका, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। इन्होंने इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इन्होंने इंग्लैंड के थे। ये क्या किए कि एम्बर के अलावे, थेल्स ने तो केवल एम्बर एक ऐसा पदार्थ बताया कि जिसके द्वारा आवेश का मतलब जानकारी लोगों को लगा कि मतलब पदार्थ किसी दूसरे चीज को आकर्षित भी कर सकता है। 16वीं शताब्दी में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने कहा कि उन्होंने बताया कि केवल एम्बर ही नहीं, कांच भी, एबोनाइट की छाड़ भी, गंधक भी, ये सब में भी ऐसे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ के साथ घर्षण करने के बाद यह कांच और एबोनाइट के छाड़ एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आकर्षित करने का गुण रख सकते हैं। यानी कि कांच से साथ भी ऐसा होगा कि कांच को किसी दूसरे पदार्थ के साथ रगड़े तो रगड़ने के बाद क्या होगा कि कांच उस पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। हम एग्जाम्पल पर आए हुए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए ये ग्लास के रड है। अब इसको क्या किए हैं, सिल्क क्लॉथ के द्वारा इसको क्या कर रहे हैं, मतलब रब कर रहे हैं। रब करने के बाद देखिएगा कि ग्लास और मतलब ग्लास वाला रड और सिल्क के बीच में आवेश उत्पन्न हो गया। इस पर धन आवेश और इस पर कैसे उत्पन्न है, ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। यानी कि हम जब आवेश किसी वस्तु को रगड़ रहे हैं तो रगड़ने के कारण उसके अंदर कैसा उत्पन्न हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। अभी इन लोगों को नहीं पता था कि इसको आवेश कहा जाता है। इन लोगों को केवल इतना पता था कि एम्बर एक पदार्थ है जिसको अगर किसी दूसरे पदार्थ पर ऊन के साथ अगर इसको हम रब करते हैं तो एम्बर किसी छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। फिर उसके बाद 16वीं शताब्दी में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट जो इंग्लैंड के थे, इन्होंने कहे कि एम्बर के अलावे कांच भी, एबोनाइट की छड़ भी, गंधक में भी ऐसा गुण विद्वान है कि वह किसी दूसरे वस्तु को क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। उसके बाद देखिए सर थॉमस ब्राउन एक वैज्ञानिक हैं। सर थॉमस ब्राउन, ये कब की घटना है, 1640 की घटना है। सर थॉमस ब्राउन क्या किए कि उन्होंने बोले कि जो तुम बार बार जो बोलते ना हो कि एम्बर को हम ऊन से रगड़े तो आकर्षण करता है, तो बोला कि अगर कोई चीज आकर्षित हो रहा है इसका मतलब है कि उसके बीच में कोई ना कोई एक बल लग रहा होगा। उसी बल के माने बल नहीं तो एक उन्होंने बोला कि एक ऊर्जा है दोनों के बीच में काम कर रहा है। इसी ऊर्जा के वजह से वो क्या हो रहा है, आपस में आकर्षित हो रहा है। तो उसी ऊर्जा का वो नाम क्या रख दिए, इलेक्ट्रिसिटी। का नाम रख दिए, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। यहां देखिए पहली बार विद्युत नाम आपके सामने आया है। अभी तक वैज्ञानिक को उधर पहले को पता नहीं था कि विद्युत है। विद्युत नाम सबसे पहले किसने दिए थे, सर थॉमस ब्राउन ने। इन्होंने इस बात को समझा कि यदि
हर जो एम्बर पदार्थ है, कांच पदार्थ है, वह किसी दूसरे पदार्थ को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, यानी कि इसके बीच में कोई ना कोई ऊर्जा काम कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि इसके बीच में जो भी ऊर्जा काम कर रहा है उसका इन्होंने नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रिसिटी नाम रख दिया, विद्युत नाम रख दिया। अब देखिए कि ये विद्युत ना हमेशा घर्षण के द्वारा ही उत्पन्न हो रहे थे, बिना घर्षण के विद्युत उत्पन्न नहीं होते थे। तब उन्होंने कहा कि इसका एक अलग से नाम रख देखा, इसको घर्षण विद्युत कहो। इसको क्या कहो, घर्षण विद्युत कहो। आज से अगर कोई बात कहेगा कि घर्षण विद्युत तो क्या है, तो आप बोलिएगा कि जब कांच के छड़ को या रेशम के छड़ को हम क्या करते थे, एक दूसरे पर रब करते थे और घर्षण करने के कारण अगर विद्युत का निर्माण होता था तो उसको हम क्या बोलते थे, घर्षण विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। अब हम आपके सामने ला के दिखा रहे हैं कि कांच के छड़ को कैसे हम लोग विद्युत चार्ज में लाते हैं। तो देखिए क्या किए हैं, कांच की एगो छड़ ली है, देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कांच का छड़ है, ये देखिए, देखिए ये कांच का छड़ है। इसको सिल्क क्लॉथ यानी रेशम के कपड़े पर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके इसको रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद क्या होता है कि रेशम के पास ऋण आवेश आ जाता है और कांच वाले छड़ के पास धन आवेश चला जाता है। रेशम के पास कहा जाता है ऋण आवेश, कांच वाले छड़ के पास कहा जाता है धन आवेश चला जाता है। अब देखो कि यही जो ये छड़ है, इसके आसपास अगर कागज के टुकड़ा ऐसे डाला जाएगा तो ये छड़ को इसको क्या करेगा, आकर्षित। जैसे देखिए इस फिगर में यहाँ दिखाया गया है कि बाल से अगर हम करते हैं तो ये बाल के कंघी को अगर हम कागज के टुकड़े पास रखेंगे तो क्या होगा, ये कागज के टुकड़े को अपन में क्या करेगा, चिपकाने लगेगा। दूसरा उसी प्रकार के देखिए एक एग्जाम्पल ये है कि एबोनाइट का छड़ है, क्या है, एबोनाइट का छड़। एबोनाइट को छड़ को क्या करते हैं, बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं। बिल्ली मतलब कोई जानवर के खाल से, बिल्ली नाम स्पेशल नहीं है, जानवर के अगर हम खाल से अगर इसको हम क्या करें, एबोनाइट के छड़ को अगर हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो ऐसा करने के दौरान में भी ये घटना होता है कि देखिए बिल्ली का खाल लिए हैं और उसको देखो ये एबोनाइट की छड़ है, दोनों को क्या किए हैं, रब की है। और रब करने के द्वारा देखिए रहेंगे कि इसमें एबोनाइट के छड़ पर कैसा आवेश आ गया है, ऋण आवेश आ गया है, और बिल्ली के खाल पर क्या आ गया है, धन आवेश चला गया है। फिर देखिए एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 1750 ईस्वी में ना बेंजामिन फ्रैंकलिन करके एक वैज्ञानिक थे। 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे। उन्होंने बोला कि यदि हम कांच के छड़ को अगर रेशम की खाल से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम की खाल से रगड़ते हैं, तब उन्होंने बोल दिया कि कांच के छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होगा उसको उन्होंने कहा कि धन आवेश। देखो ये मान्य है, इसका कोई थ्योरी नहीं है, ये खुद माने। मतलब ये क्या बोले, बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले कि जो कांच की छड़ है इस पर इन्होंने कैसा आवेश मान लिया, धन आवेश मान लिया। कैसा आवेश, धन आवेश। अब देखिए कि इन्होंने बोला कि अगर दूसरा एबोनाइट की छड़ इन्होंने लिया और एबोनाइट की छड़ को क्या किया, एबोनाइट को छड़ को क्या किया कि अगर इन्होंने क्या किया कि जानवर के खाल से रगड़े, कहाँ पर जाकर रगड़े, जानवर की खाल से रगड़े, तब इन्होंने क्या कहा कि एबोनाइट के छड़ को बोल दिया इन्होंने ऋण आवेश बोल दिया। क्या बोल दिया, ऋण आवेश बोल दिया। अब हम आपको थोड़ा दिखा रहे हैं कि इन्होंने ऐसा करने के बाद क्या मतलब कैसे, किस बेसिस पर इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया पहले रेशम के खाल लिया और दो गो लिया कांच का छड़। इन्होंने क्या किया, कांच का 2 छड़ लिया और दोनों छड़ को रेशम के खाल से रगड़ा। दोनों छड़ को किससे रगड़ा, रेशम के खाल से। यानी देखो पहला छड़ दूसरा छड़, दोनों को किससे रगड़ा, रेशम के खाल से रगड़ा। जब इन्होंने रेशम के खाल से रगड़ा तो इनको नहीं पता कि प्लस है कि माइनस है, लेकिन इन्होंने इस दोनों छड़ को जब आपस में ला करके इसे नज़दीक लाने की कोशिश किए, तब इनको पता चला कि दोनों के बीच में विकर्षण का बल लग रहा है। कैसा बल लग रहा है, विकर्षण का। विकर्षण मतलब एक दूसरे को धकेल रहा है, यानी दोनों आपस में चिपक नहीं रहा। तब उनको इतना तो जरूर जानकारी लग गया कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पड़ी जो आवेश है वो सेम है। या अगर प्लस है तो ये दोनों जगह प्लस है, और अगर माइनस है तो ये दोनों जगह माइनस। इतना उन्होंने अनुमान लगाया। उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट एबोनाइट के छड़ के साथ किया। कैसे किया कि एक एबोनाइट के छड़ लिया, इसको क्या किया, बिल्ली के खाल से रगड़ा। तो इन्होंने भी 2 एबोनाइट के छड़ लिए। क्या लिए, 2 एबोनाइट के छड़ लिए। देखिए
2 एबोनाइट के छड़ लिए और इसको बिल्ली के खाल से क्या किए, रगड़े, और जब इस दोनों को इन्होंने आपस में चिपकाने की कोशिश किया तब देखा कि चिपक नहीं रहा है। दोनों के बीच में उन्होंने देखा कि फिर वही घटना घट रहा है, यानी कि फिर विकर्षण का बल लग रहा है। तब उन्होंने देखा कि ये दोनों में भी सेम आवेश है, इस दोनों में भी सेम आवेश है। अगर इसमें सेम आवेश प्लस है तो इसमें भी उसी प्रकार से सेम आवेश प्लस होगा या माइनस माइनस हो सकता है। अभी तक इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। आगे उन्होंने क्या किया, अगला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि एक रड लिया उन्होंने जो कांच की छड़ को जो रेशम से रगड़ा था उसको, और दूसरा उन्होंने लिया एबोनाइट की छड़ को जो जानवर से रगड़ा था उसको। जब इस दोनों छड़ को आपस में चिपकाने की कोशिश किए, बेंजामिन फ्रैंकलिन जब कांच के छड़ को लिए उसको रेशम से रगड़े उसको कंसीडर किए, दूसरा एबोनाइट के छड़ लिए उसको अगर जानवर के खाल से रगड़े, और जब इस दोनों को उन्होंने चिपकाने की कोशिश किया तो देखा कि ये दोनों आसानी से चिपक जा रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, आसानी से। तब वो समझ गए कि ये दोनों के बीच में कैसा बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। कैसा बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। तब उन्होंने समझ गया कि वो इसका मतलब है कि इस पर कोई ऐसा चार्ज लग रहा है जो इसके विपरीत आवेश वाला है, यानी कि इस पर प्लस लग रहा होगा तो इस पर माइनस लग रहा होगा, अगर इस पर माइनस लग रहा होगा तब इस पर प्लस लग रहा हो। तो उन्होंने एक बार नाम रख ही दिया। उन्होंने क्या रख दिया, कहा कि अगर हम कांच के छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो जो कांच के छड़ पर आवेश उत्पन्न होगा उन्होंने उसका नाम रख दिया धनावेश। कैसा नाम रख दिया, धनावेश। दूसरा देखिए, उन्होंने एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको उन्होंने रख दिया ऋणावेश। किस बेसिस पर रखे वो आपको हम समझा पाए होंगे। मेरा एक और मतलब मेरा एक सिद्धांत है कि आखिर कोई धन आवेशित काहे हो जा रहा है और कोई ऋण आवेशित काहे हो जा रहा है। ऐसा काहे ना कि विपरीत क्यों ना हो रहा है। हो सकता था कि वो ही धन आवेशित होता, ये ऋण आवेशित होता। हम इस पर थोड़ा सा डिटेल से थोड़ा सा बात करें, आप समझ पाएं इस बात को। अभी तक हम समझा पाए इस चीज को। देखिए इधर हम अभी बात को आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि कोई पदार्थ पॉजिटिव क्यों हो रहा है या फिर निगेटिव क्यों हो रहा है। कोई पॉजिटिव क्यों हो जा रहा है, कोई निगेटिव क्यों हो जा रहा है। तो देखिए हम उस बात को थोड़ा समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल अभी तो आपके सामने लिए थे, उससे एग्जाम्पल को ले रहे हैं। जैसे हमने लिया एक कांच का छड़, कांच के छड़ लिए और एक रेशम का कपड़ा ले लिए। देखिए अब हम क्या किए हैं कि कांच के छड़ को रेशम के टुकड़े पर हम क्या किए हैं, रब किए हैं। इस दोनों को आपस में क्या किए, रब किए। इसका भी नाम लिख देते हैं, क्या चीज़ है, कांच का छड़ है, कांच का छड़ है और ये रेशम के कपड़ा है। दोनों को आपस में क्या किए, हम रब किए। अब देखिए रब करने के बाद हम समझते हैं कि रब करने के दौरान में ऐसा क्या है हुआ कि इस पर अभी हम बोले कि रब किए तो इस पर प्लस चार्ज आया, तो ऑब्वियसली इस पर क्या आया होगा, माइनस चार्ज आया होगा। तब इस बात को समझते हैं कि क्यों इस पर प्लस आता है, क्यों इस पर माइनस आता है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है बंधन ऊर्जा। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा कहते हैं कि जो हमारे सामने पदार्थ है वो
कितनी मजबूत बंधन ऊर्जा से बंधे हुए हैं। अगर वो मजबूत बंधन ऊर्जा से बंधे होंगे तब वह अपना इलेक्ट्रॉन कभी किसी दूसरे को देंगे नहीं। अगर वो कमजोर बंधन ऊर्जा से रहेंगे तब भी वो तब वो क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर के ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, अगर रेशम का कपड़ा लेते हैं और रेशम का कपड़ा का अगर बंधन ऊर्जा अधिक है, बंधन ऊर्जा का है अधिक है, और कांच के छड़ का बंधन ऊर्जा क्या है, कम है, तो अगर इसका बंधन ऊर्जा कम है और इसका बंधन ऊर्जा अधिक है, तो जैसे ही ये दोनों को रब करेंगे तो ये अधिक वाला अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, कम बंधन ऊर्जा वाला से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, प्रदान कर दिया, इलेक्ट्रॉन प्रदान कर दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रदान कर दिया तब बताइए आप कि अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो देने वाला धनावेशित, देने वाला धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा उस पर कैसा आवेश रहेगा, ऋण आवेश रहेगा। यानी आप समझ पाए कि जो धनावेशित का कॉन्सेप्ट है, ऋणावेशित का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन के खोने और ग्रहण करने से है। अब सवाल है कि कोई क्यों खो देता है और कोई क्यों ग्रहण कर लेता है। तो जिसका ऊर्जा अधिक होगा वो हमेशा ग्रहण करेगा, और जिसका बंधन ऊर्जा कम होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खोएगा। जैसे एग्जाम्पल आप लेके देखिए, जैसे आप देखिए, देखिए अगर हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खल से रगड़ते थे, तो अगर ऐसा होने के दौरान में देखिए एबोनाइट के छड़ पर कैसा आवेश है, एबोनाइट के छड़ पर देखो ऋण आवेश है, कैसा आवेश है, और बिल्ली के खल पर धन आवेशित है। तो इसका मतलब है कि एबोनाइट के छड़ का जो बंधन ऊर्जा है ना वो अधिक है, और बिल्ली के खाल का जो बंधन ऊर्जा है वो कम है। तो ये जो कम वाला है, बिल्ली का खाल है, वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, छड़वा को दे देगा। तो जब अपना इलेक्ट्रॉन इस छड़ को दे देगा तो छड़ पर हो जाएगा ऋण आवेशित, और बिल्ली के खाल पर क्या हो जाएगा, धन आवेशित। यही कॉन्सेप्ट है। आगे यहां भी देखिए आप, देखिए ये ग्लास रॉड हम लिए हैं, ये क्या किए हैं, ग्लास रॉड लिए हैं, और इसको क्या करते हैं, रेशम के कपड़ा से क्या किए हैं, रब किए हैं। तो ऐसा करने के दौरान में देखिए कि आप ये जो ग्लास का रॉड है इस पर कैसा आवेश है, धन आवेश है, और रेशम के कपड़ा पर क्या है, ऋण आवेश। इसका मतलब क्या चीज है कि जो रेशम का जो कपड़ा था इसका बंधन ऊर्जा अधिक था, बंधन ऊर्जा का था अधिक, और बंधन ऊर्जा अधिक होने के वजह से यह इलेक्ट्रॉन अब देगा नहीं, ये क्या करेगा, और ग्रहण करेगा, और इसका बंधन ऊर्जा कम होने के वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खो देगा। तो इलेक्ट्रॉन का खो देगा तो इस पर धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो इस पर ऋण आवेश। इसी प्रकार से कोई भी पदार्थ धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन का एक और भाग ये देखें, अगर कोई पदार्थ है, मान के चलो सोडियम है, और एक पदार्थ है क्लोरीन है, ठीक है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो कितना तोड़ेगा, 2 8 1। इसका तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, 2 8 7। अब देखिए कि कोई भी एटम, कोई भी परमाणु चाहता है कि हम अपनी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन कर लें, 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। तो जिस प्रकार से सोडियम के बाह्यतम कक्षा में अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम चाह रहा है कि हम अपना 8 इलेक्ट्रॉन कर लें, क्लोरीन चाह रहा है कि हम अपना 8 इलेक्ट्रॉन करें। तो जैसे ही ये दोनों का आपस में मतलब मिलन होता है तब इन्होंने देखता है कि अरे 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको दे देगा तो इसके पास 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जैसे ही सोडियम और क्लोरीन मिलता है तो सोडियम को कहता है कि तुम 1 इलेक्ट्रॉन हमको क्या करो, दे दो। तो लीजिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना इस पर क्या चढ़ेगा, धनावेश, और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना इस पर क्या चढ़ेगा, ऋणावेश। अभी यहां से देखो आवेश का निर्माण हो गया। अभी तक सोडियम था, यहाँ आने के बाद क्या बन गया, Na+। यहां पर क्लोरीन था, यहां आने के क्या बन गया, Cl-। यानी कि काहे कि 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था ये इसको क्या किया है, प्रदान कर दिया, इसको क्या किया है, प्रदान कर दिया है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको प्रदान कर दिया तो इसके पास बचा केवल 2 8, यानी कि Na+ के पास अब क्या इलेक्ट्रॉन है, 11 था, अब 10 से बच रहा है। Cl- के पास 17 था, एक और इससे लिया तो एक पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से आवेश का निर्माण होता है। एक और सवाल है, देखिए इस पर हम लिखे हुए होंगे कहीं पे। देखिए
एक सवाल है कि परमाणु विद्युता उदासीन क्यों होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, विद्युता उदासीन क्या होते हैं। तो थोड़ा सा परमाणु के स्ट्रक्चर को हम समझते हैं तो आप इस बात को समझ पाएंगे। जैसे हम क्या बोलते हैं कि कोई परमाणु लिए, ठीक है, परमाणु के अंदर में नाभिक होता है, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है, बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बाहर होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश ना, लिख देते हैं जीरो आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश, जीरो आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। देखिए जितना एक प्रोटॉन का आवेश होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। जितना एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ई होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में और प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस में। कोई भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि अगर 10 गो प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा, 10। अगर 5 गो प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेंगे, 5। यानी कि देखिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या है, समान है। तो यानी कि समान रहने की वजह से जितना प्लस में इसका वैल्यू होगा आवेश का, उतना ही आवेश का वैल्यू क्या होगा, माइनस में भी होगा। जितना आवेश का वैल्यू प्लस में, उतने आवेश का वैल्यू क्या होगा, माइनस में। तो ओवरऑल देखो ये पूरा घर में जाएंगे आप, ओवरऑल देखिए आप अगर ये पूरा घर में जाएंगे, परमाणु ही जाएंगे, तो जितना प्लस में आपको चार्ज मिलेगा उतने चार्ज कहाँ मिलेगा, माइनस में। तो ये प्लस माइनस मिल करके सारा चार्ज को क्या करेगा, कैंसिल। तब बोलेंगे कि परमाणु में कोई चार्ज बचा ही नहीं। जितना प्लस में चार्ज था उतना ही माइनस में चार्ज है, सारा चार्ज मिलकर क्या बन गया, जीरो। तो इसलिए बोलते हैं कि परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। उदासीन कहने का मतलब है न तो परमाणु में धन आवेश होता है, न तो परमाणु में ऋण आवेश होता है। परमाणु होता कैसा है, उदासीन, न्यूट्रल। अब समझ गए होंगे कैसे होता है। एक और सवाल है कि जो हम लोग आवेश की जो संकल्पना करते हैं, यानी कि आवेश के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसमें हम हमेशा कहते हैं कि प्रोटॉन को मान्यता नहीं मिलता है। यानी कि प्रोटॉन के आधार पर हम मान्यता क्यों नहीं देते हैं। हमेशा बोलते हैं कि आवेश जो उत्पन्न हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही काहे हो रहा है। जैसे परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। प्रोटॉन पर धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ऋण आवेशित है। तो यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है तो उसके कारण हम क्यों नहीं बोलते हैं कि प्रोटॉन के कारण आवेश उत्पन्न हो रहा है। इस चीज को समझते हैं। तो देखिए इसका दो कारण है। एक तो है कि प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के तुलना में काफी भारी है। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के तुलना में क्या है, काफी भारा। देखो इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है ना, उसका 1837 गुना होता है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से प्रोटॉन क्या होता है, भारी होता है। तो देखो हमारे पास अगर परमाणु है, तो मेरे पास प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। अगर ई भारी है तो इसको यहां से दूसरे पदार्थ में जाना मुश्किल होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन आसानी से कूदक के दूसरे परमाणु के पास चला जाएगा। एक रीजन। दूसरा देखिए, दूसरा रीजन है कि प्रोटॉन पर बल एक काम करता है जिसको बोलते हैं नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन कहाँ स्थित है, नाभिक में। समझो कि एकदम केंद्र में इसका स्थित है प्रोटॉन। तो केंद्र में रहने के वजह से अगर दूसरा कहीं पड़ी से भी अगर कोई दूसरा परमाणु है, उसको अगर यहाँ से कोई या तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चाहिए तो पहले किसको चुरा के ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन को, जो बाहर रहेगा। प्रोटॉन तो देखो अंदर है नाभिक में, और ये दोनों के बीच में एक बल हमेशा कस के लगता है जिसको बोलते हैं हम नाभिकीय बल। तो इसमें मजबूत नाभिकीय बल लगने के वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन है वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में चले जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन कभी भी एक अपने परमाणु से दूसरे परमाणु में नहीं जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आवेश की जो संकल्पना है वो कभी भी प्रोटॉन के आधार पर नहीं किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर।
यानी कि इलेक्ट्रॉन ही एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जा सकते हैं, प्रोटॉन नहीं जा सकते हैं। काहे कि प्रोटॉन, पहला रीजन कि प्रोटॉन भारी है, भारी होने की वजह से इसको जाना मुश्किल होगा। दूसरा, प्रोटॉन नाभिक में स्थित होने की वजह से इसमें एक बल लगता है जिसको बोलते हैं नाभिकीय बल, यानी नाभिकीय, मजबूत नाभिकीय बल होने की वजह से प्रोटॉन अपने स्थान, मतलब अपना परमाणु छोड़ करके दूसरा परमाणु में प्रवेश नहीं करता। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन के आधार पर आवेश का निर्माण नहीं होता है। आवेश का निर्माण जब भी होता है तो किसके आधार पर होता है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर होता है। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, आगे के टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे। आप बने रहिए पॉलिटेक्निक वाला के साथ।